everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. अब तक हमने सिविल अपराइजिंग, पेजेंट मूवमेंट्स और ट्राइबल रिवोल्ट्स को डिटेल में समझा. आज हम इस पूरे चैप्टर के एक फाइनल पार्ट कवर करेंगे और मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या 1857 की जो रिवोल्ट अचानक एक दिन में हो गई थी? नहीं, है ना. 1857 एक्चुअली ना एक वोल्केनो था और उस वोल्केनो के अंदर जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था ना, उसकी इम्पॉर्टेंट सोर्स थे ट्राइबल रिवोल्ट, सिपोई म्यूटनी, ये सारे. आज हम उन्हीं फाइनल स्पार्क्स को समझेंगे. हम समझेंगे कि नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में. सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ चलते हैं. ब्रिटिश के लिए ना नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक रीज़न नहीं था, ये स्ट्रैटेजिक गेटवे था. ट्रेड रूट्स भी यहीं से कनेक्ट होते थे और इसीलिए ब्रिटिश कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते थे. लेकिन ना लोकल ट्राइब्स ने रेजिस्टेंस किया. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खासी ट्राइब की. ठीक है, जो खासी हिल में रहते हैं, मेघालय रीजन. ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये नॉर्थ ईस्ट रिवोल्ट का एरिया. खासी हिल प्रेजेंट डे मेघालय. इसमें ना तिरोध सिंह थे, एग्ज़ाम का कह सकते हो इम्पॉर्टेंट नेम है ये. रिवोल्ट क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश ना खासी हिल के थ्रू रोड बनाना चाहते थे. सुनने में ना रोड डेवलपमेंट अच्छा लगता है, लेकिन लोकल ट्राइब्स को लगा कि आज रोड बनेगी, कल ब्रिटिश आर्मी आ जाएगी और फिर हमारी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाएंगे, है ना. सवाल आता है कि सोचिए आपके घर के बीच से कोई बिना परमिशन रोड बनाने शुरू कर दें, तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे क्या? प्रोबेबली नहीं करेंगे. खासी ट्राइब का रिएक्शन भी वही था. रिज़ल्ट क्या हुआ? तिरोध सिंह जो थे उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट की. ब्रिटिश के खिलाफ काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन 1833 आते आते रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया और तिरोध सिंह को जो है कैप्चर करके एग्जाइल कर दिया ढाका. अहोम रिवोल्ट की बात करें जो 1828 से 33 तक चला. अहोम रूलर्स ने असम को सेंचुरीज तक रूल किया, लेकिन ब्रिटिश एनेक्सेशन के बाद अहोम ना एलीट का इन्फ्लुएंस, मतलब कह सकते हो कि अहोम एलीट का इन्फ्लुएंस कम होने लग गया. वहाँ पे लीडर्स थे गोमधार कंवर. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये. मेन कॉज था ब्रिटिश इंटरफेरेंस, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ह्यूमिलिएशन ऑफ अहोम नोबिलिटी, है ना. अहोम पीपल जो थे उन्हें लगा कि उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी ख़त्म होती जा रही है. रिज़ल्ट क्या हुआ? उन्होंने रिवोल्ट किया, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने 1833 में इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया. सिंगफू रिवोल्ट की बात कर ली, ये असम डिब्रूगढ़ सदिया रीजन की बात है. ठीक है, इसमें जो थे पीपल थे सिंगफू ट्राइब. लेटर इसमें आए मैबाम गवार. ब्रिटिश ग्रेजुअली ना ट्राइबल लैंड में इंटरफेयर कर रहे थे. लैंड इंक्रोचमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस बढ़ती जा रही थी. सिंगफू चीफ ने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ रेजिस्टेंस स्टार्ट किया. ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपीडिशंस के थ्रू रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, है ना. मैबाम गवार जो इसके लीडर थे. ठीक है, कुछ कॉमन कॉज ट्राइबल की अगर हम बात कर लें, एक पैटर्न आता है, चाहे वो खासी हो, अहोम हो, सिंगफू हो या संथाल या कोल हो. कॉज यही था, लैंड एलियनेशन, हेवी रेवेन्यू, फॉरेस्ट रेस्ट्रिक्शन, आउटसाइडर का इंटरफेरेंस और ट्रेडिशनल राइट का लॉस. यही रीज़न था इनके रिवोल्ट का. ठीक है, अब दूसरे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले कोया रिवोल्ट की बात कर लेते हैं. एरिया था आंध्र प्रदेश और उड़ीसा रीजन का. कॉज यही था कि ब्रिटिश इंटरफेरेंस और रेवेन्यू डिमांड्स बढ़ते जा रहे थे. रिजल्ट क्या हुआ कि आखिरी में ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस कर दिया. भिल रिवोल्ट की बात करें, 1818 से 1831 चला था. वेस्टर्न इंडिया, खानदेश, गुजरात, राजस्थान का रीजन है. इसमें भिल पीपल थे. रीज़न यही था कि लैंड लॉस हो रहे थे, फॉरेस्ट रेस्ट्रिक्शन बढ़ रहा था और टैक्सेशन भी बढ़ रहा था. भिल ने वो गोरिल्ला अटैक किया और ये इस चीज़ के लिए फेमस हुए, बट बाद में इनका भी आउटकम यही था कि इनको ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया. कोली रिवोल्ट की बात करें तो 1820 से 1840 चला था. वेस्टर्न इंडिया, ओके, महाराष्ट्र, गुजरात रीजन में ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज़ और रेवेन्यू एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट रिपीटेड रेजिस्टेंस हुआ यहाँ पे, लेकिन अगेन इसका भी आउटकम यही था कि सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा. रामोसी रिवोल्ट की बात करें तो महाराष्ट्र रीजन, वेस्टर्न इंडिया की है. ठीक है, इसमें उमाजी नायक जो थे इसके लीडर थे. एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश पॉलिसी और ट्रेडिशनल राइट्स के लॉस के अगेंस्ट ये स्ट्रगल किए. उमाजी नायक ना इवेंचुअली कैप्चर और एग्जीक्यूट कर दिए गए थे. इसको भी सप्रेस कर दिया गया.
अगर ट्रांजिशन की बात करें तो अब एक ना रेजिस्टेंस मोस्टली ट्राइबल और पीजेंट कर रहे थे, लेकिन हर एक कोई कर रहा था, लेकिन अब एक डेंजरस डेवलपमेंट होने वाला था कि ब्रिटिश की अपनी आर्मी के सोल्जर भी अनहैप्पी होने लगे थे, और इसी से शुरू होता है सिपोई म्यूटनी। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट सिपोई म्यूटनी देख लेते हैं। सिपोई म्यूटनी, अगर एक क्वेश्चन है कि अगर आर्मी ही रूलर के अगेंस्ट हो जाए तो क्या होगा? गवर्नमेंट की फाउंडेशन हिल जाती है ना, और ब्रिटिश के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। सबसे पहले बात करते हैं वेल्लोर म्यूटनी की, जो 1806 में हुआ था तमिलनाडु वेल्लोर रीजन में। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने सोल्जर के ड्रेस कोड में चेंज किया, बियर्ड रेस्ट्रिक्शन रखा, मुस्टैच को रेगुलेशन किया, एंड रिलीजियस सिंबल पर रेस्ट्रिक्शन किया। सिपोई को लगा कि उनके रिलीजन में ना इंटरफेयर हो रहा है। रिजल्ट क्या हुआ? म्यूटनी हुआ। सो मेनी हिस्टोरियंस ना वेल्लोर म्यूटनी को 1857 का प्रिकर्सर मानते हैं। ओके, फिर आता बैरकपुर म्यूटनी, 1824 में हुआ था। बैरकपुर बंगाल रीजन में 47 नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। ठीक है, ये ना काला पानी मेन इशू था। ब्रिटिश सोल्जर को ना बर्मा रीजन भेजना चाहते थे, बुर्मा भेजना चाहते थे। सिपोई ओवरसीज सर्विस से डर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो समुद्र सी क्रॉस करते थे ना, से ना कास्ट और रिलीजियस प्योरिटी ख़राब होने का बिलीफ था। ब्रिटिश ने कंसर्न इग्नोर कर दिया और रिजल्ट हुआ म्यूटनी। ठीक है, बुंदेलखंड म्यूटनी हुआ 1817 में। बुंदेलखंड यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश रीजन, वहाँ पे ना पिंडारीज थे ब्रिटिश सर्विसेज में, उन्होंने किया था। ठीक है, इन्होंने वही है कि इनका रीज़न था कि कोई पेमेंट नहीं दे पा रहे थे, डिसबैंडमेंट हो रहा था। लीडर को एग्जीक्यूट कर दिया गया और फिर पिंडारी फोर्स को डिसबैंड कर दिया गया। पटना म्यूटनी 1831 की बात कर ले, पटना बिहार, 2nd बटालियन 7th नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा था। उन्होंने जो है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट एंड फियर ऑफ सी वॉइस एक रीज़न था, और ये एक्ट का एक रीज़न था। ऐसे दीनापुर म्यूटनी, ये भी दीनापुर बिहार में। फिरोजपुर म्यूटनी हुआ था पंजाब में। मेरठ म्यूटनी हुआ था 1842, मेरठ यूपी में। ठीक है, म्यूटनी हुआ था 1844 मध्य प्रदेश में। एंड लुधियाना म्यूटनी हुआ था 1845 पंजाब। सो ये सारा जो है कहीं ना कहीं ये सब बातें हैं कि आर्मी के अंदर ना डिससेटिस्फैक्शन कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा था। सो कॉमन कॉज क्या था सिपोई म्यूटनी का? तो सबसे पहला रिलीजियस फियर, मतलब रिलीजन और कस्टम में इंटरफेरेंस करना। दूसरा ओवरसीज सर्विसेज, काला पानी इशू। तीसरा लो सैलरी, इंडियन सोल्जर्स को ना लेस बेनिफिट मिलते थे। एंड फोर्थ वन इज़ कोई प्रमोशन नहीं होता था। हायर रैंक्स मोस्टली यूरोपियंस के लिए रिजर्व होती थी। एंड द फिफ्थ वन इज़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स ना इंडियंस को इन्फीरियर ट्रीट करते थे। सो एक एग्जांपल सोचो कि अगर एक ऑफिस में सेम वर्क करने के बाद भी प्रमोशन सिर्फ फॉरेन एम्प्लॉय को मिले तो फ्रस्ट्रेशन होगा ना? बिल्कुल होगा। इंडियन सिपोइज भी वही फील कर रहे थे। अब आता है कि वाई डिड दीज अपराइजिंग फेल, ये सारे फेल क्यों हुए? तो सबसे पहला था लोकल नेचर, मतलब हर रिवोल्ट ना अलग अलग रीजन में थे, नेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं था इनमें। दूसरा है लैक ऑफ यूनिटी, पीजेंट, ट्राइबल, रूलर और सोल्जर्स एक साथ नहीं आए। थर्ड है नो कॉमन लीडरशिप, कोई ऑल इंडिया लीडर नहीं थे। फोर्थ है पुअर रेजिस्टेंस, ब्रिटिशर्स के पास ना बेटर वेपन थे, बेटर कम्युनिकेशन था एंड बेटर फाइनेंस था, सब कुछ उनके पास बेटर था और इनके पास पुअर रिसोर्स था। फिफ्थ है नो नेशनल प्रोग्राम, फ्यूचर इंडिया का क्लियर विजन नहीं था, मतलब इनको कुछ ऐसा गोल नहीं था कि ये करेंगे तो ये अचीव होगा। मोस्टली लोकल ना ग्रीवियांस पर बेस्ड होते थे मूवमेंट्स, कि हाँ अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो या लड़ाई लड़ो। सो फाइनल डिवीजन ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन, उसमें क्यों पीजेंट का एंगर था, सिविल अपराइजिंग हुआ, सिपोई म्यूटनी हुआ और फाइनली रिवोल्ट ऑफ 1857 तक ये कहानी चली, है ना। सो क्विक रिवीजन, खासी युतिरोध सिंह थे, अहोम कौन था, गोमधार कुंवर थे, ठीक है। एंड देन सिंगफू में कौन थे, मैबाम गवार, ओके। कुछ अदर भी आए, कोया रिवोल्ट आए, भिल रिवोल्ट आया, है ना, कोली रिवोल्ट आया, रामोसी रिवोल्ट आए, ये सारे आए, है ना। सो इफ़ यू कंक्लूड टुडेज क्लास, ये रिवोल्ट चाहे सक्सेसफुल नहीं हुए लेकिन ना इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को एक क्लियर वार्निंग दे दी थी। इंडिया के हर सेक्शन, ट्राइबल, पीजेंट, लोकल रूलर और सोल्जर्स ब्रिटिश पॉलिसी से नाराज़ थे
और जब ये डिससेटिस्फैक्शन 1857 में एक साथ एक्सप्लोड हुआ तो हिस्ट्री ने उसे नाम दिया द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। अगली लेक्चर में हम इस रिवोल्ट को डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे इसके कॉज को, इसके लीडर्स को, सेंटर्स को और कंसिक्वेंसेस को भी साथ में जानेंगे, पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।